देश के कोने कोने से आए हुए भारत की ग्रामीण अर्थनीति को गति देने का प्रयास करने वाले सभी भाइयों और बहनों, मैं आज के इस समारोह में जो विषय लेना है उसकी चर्चा प्रारंभ करूं उसके पूर्व एक और काम के लिए मैं आपको एक वीडियो फिल्म दिखाना चाहता हूं, जिस अमूल का नाम चारों ओर गूंज रहा है, श्वेत क्रांति का जनक गुजरात माना जाता है। उस पूरे आंदोलन का विचार बीज बोने का काम भारत के लौह पुरुष, किसान पुत्र सरदार पटेल ने किया था। सरदार लौह पुरुष थे, सरदार किसान के बेटे थे। गांधी जी ने जो आजादी का आंदोलन लड़ा, उसमें किसानों को जोड़ करके आजादी के जंग को गांव, गरीब, खेत खलिहान तक पहुंचाने का काम सरदार साहब ने किया था। वो गुजरात के सपूत थे ऐसा नहीं, वे भारत की एकता के जनक थे। देश आजाद होने के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार साहब ने किया था। 500 से अधिक रियासतों को भारत के एक छत्र छाया में लाने का एक भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन पिछले कई वर्षों में सरदार साहब को भुला दिया जाता है, एक किसान के बेटे को भुला दिया जाता है। भारत के लौह पुरुष को, भारत की एकता के जनक को फिर से एक बार पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है और उस महापुरुष को, इस राष्ट्र के लिए इतने बड़े योगदान के लिए एक उचित सम्मान देने की आवश्यकता है, उचित श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है। और उस काम को पूरा करने की स्वाभाविक जिम्मेवारी गुजरात की तो है ही, समग्र देश की है। उस सपने को पूर्ण करने के लिए गुजरात सरकार ने एक कार्यक्रम सोचा है। वो कार्यक्रम है सरदार वल्लभ भाई का पटेल का विश्व में सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाना, दुनिया में सबसे ऊंचा। आज विश्व में अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात होती है। हम सरदार साहब का पुतला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल साइज का बनाना चाहते हैं, 2 गुना बड़ा। और सरदार साहब ने देश की एकता का भगीरथ काम किया था, इसलिए इस स्टैच्यू का हमने नाम तय किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की एकता का प्रतीक। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस मंत्र को आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा एक ये विश्व का अप्रतिम स्टैच्यू, विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू और भारत के सच्चे सपूत का स्टैच्यू, ये हम खास करके इस देश के किसान के लिए, इस देश के गांव के लिए एक गौरव की घटना है। लेकिन हम सिर्फ रुपयों के भरोसे
इस प्रोजेक्ट को पूरा करना नहीं चाहते हैं। मुझे आप सब देश के किसानों से, हिंदुस्तान के हर गांव से इस काम में मदद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग भी हमारी बहुत अनोखी मांग है। आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात की आपके सामने प्रार्थना प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और देश के कोने कोने से आए हैं। करीब हिंदुस्तान के मोर देन 20 स्टेट्स एंड मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स आज इस महात्मा मंदिर में मौजूद है। और महात्मा मंदिर के अंदर मैं महात्मा गांधी के अनन्य साथी सरदार साहब के भव्य प्रतिमा के निर्माण की चर्चा आपसे करने का सौभाग्य मुझे मिला है। भाइयों बहनों, आपको लगेगा कि मोदी जी मदद मांग रहे हैं, ये गुजराती हैं, ये बड़े पक्के व्यापारी होते हैं, तो जरूर हमसे रुपये मांगेंगे। मैं आपसे कुछ और मांग रहा हूं। एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, एक भावात्मक संबंध जोड़ना है और आने वाली पीढ़ियों तक वो भावात्मक संबंध हर हमेश जीवित रहे, उस प्रकार के मेरी आपसे मदद की अपेक्षा है। आप फिल्म देखेंगे, उसके पूर्व मैं कहना चाहता हूं आपसे मैं क्या मांगना चाहता हूं। ये जो सरदार साहब की प्रतिमा बनेगी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइज डबल होगी। ये विश्व का सबसे बड़ी घटना घटने वाली है। लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट में मैं दो चीजों की आपसे अपेक्षा करता हूं। सरदार साहब लौह पुरुष थे। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। और वो लोहा कौन सा? ऐसा नहीं कि आप 2 टन, 3 टन, 5 टन लोहा भेज दो। नहीं, मुझे वो लोहा नहीं चाहिए। सरदार साहब किसान के बेटे थे। हिंदुस्तान के किसानों को आजादी के आंदोलन में जोड़ा था। इस धरती पे से वो जुड़े हुए थे। श्वेत क्रांति के विचार को जिन्होंने जन्म दिया था, उस सरदार साहब की प्रतिमा में मुझे कोई लोहा नहीं चाहिए। हमें लोहा चाहिए, हर गांव से एक चाहिए, एक गांव से एक, ज्यादा नहीं। और वो भी गांव के किसान ने जिस लोहे का उपयोग खेती के औजार के रूप में किया है, और नया नहीं, उस जमीन से खेती की हुई औजार का लोहा, उसकी मुझे जरूरत है, ताकि किसान की भी भावना हो और लौह पुरुष के लोहा भी हर गांव से उससे जुड़ा हो। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम सरदार साहब की इस प्रतिमा के पूरे निर्माण में कई पहलू है उसके, उसमें कहीं न कहीं हिंदुस्तान के 5 लाख से अधिक गांवों से, हर गांव से एक लोहे का औजार, और वो भी खेत में उपयोग किया हुआ। कोई मुझे तलवार दे देगा तो मुझे नहीं चाहिए। किसी गांव में 2 टन वजन की तोप पड़ी है, वो कहे ले जाओ मोदी साहब, नहीं चाहिए। मुझे तो खेत में जिस औजार से खेती हुई है, उस औजार का छोटा टुकड़ा चाहिए। 100 ग्राम लोहा हो, 200 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, फावड़ा हो, अलग अलग जो औजार हम करते हैं, उस प्रकार की चीजें अगर मिलती हैं, उसके लिए आने वाले दिनों में हम इस अभियान को चलाने वाले हैं। 31 अक्टूबर सरदार साहब का जन्म जयंती का दिन है। तब से लेकर के 26 जनवरी तक हम पूरे देश में हर जिले में ये लोहे का औजार एकत्र करने का अभियान चलाना चाहते हैं।
आप सबकी मदद के बिना वो नहीं हो सकता है। मदद मिलेगी? दोनों मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत से बताइए, मदद मिलेगी? इस काम को आप करोगे? हिंदुस्तान में सच्चे अर्थ में 5 लाख से, और ये दुनिया की अप्रतिम घटना होगी भाइयों। और इसलिए लोहा चाहिए, लोह पुरुष के लिए किसान का बेटा था, इसलिए खेती का औजार वाला लोहा चाहिए। और मैं हर गांव से ये गिफ्ट मांगने वाला हूं और उसको ला करके, उसको मेल्ट करके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं उसका उपयोग किया जाएगा। इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आगे की मेरी बात बताने से पहले मैं यहां की व्यवस्थापकों से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी जो कल्पना है वो फिल्म आपको दिखाएं और आप प्रेरणा लेकर के संकल्प करके जाएं। इसके बाद, फिल्म होने के बाद मैं अपनी बात बताऊंगा। ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है। हिंद सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। सरदार पटेल ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने बापू की दी हुई शिक्षा के अनुसार, अर्थात प्रेम और आपस के मिलाप के आधार पर चलना सीखा है। मुझे नए सौराष्ट्र के नेताओं पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य को सफल बनाकर संसार के सामने एक आदर्श रखेंगे। 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सौराष्ट्र संघ की स्थापना। सौराष्ट्र, हैदराबाद, ग्वालियर और ऐसे तो सैकड़ों रजवाड़ों के राजाओं और निजामों से बातचीत और समाधान किया। अंग्रेजों की कूटनीति समझकर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और राजनैतिक कुशलता से सभी छोटे बड़े रजवाड़ों को राजी कर एकीकृत किया और निर्माण हुआ एक अखंड भारतीय गणतंत्र का। आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल द्वारा भारत के लौह पुरुष के इस योगदान को आज दे रहा है समग्र देश एक श्रद्धांजलि। उनके आदर्शों की प्रतिकृति के रूप में होगा एक ऐतिहासिक निर्माण जो बनेगा भारत की नई पहचान, देश की एकता, अखंडता का एक बेमिसाल उदाहरण। प्रस्तुत है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व के सामने एक संदेश कि यही है एक भारत, श्रेष्ठ भारत। विश्व के इतिहास में कभी न बनी हो ऐसी प्रतिमा जो होगी केवल श्रद्धांजलि से कई ज्यादा और केवल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से भी कई गुना बढ़कर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जेनेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो होगा सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना ऊंचा और इसकी ऊंचाई होगी 60 मंजिला इमारत के बराबर। देखने वालों को दंग कर देने वाली इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए सरदार सरोवर डैम से बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर की गोद में साधु बेट पर। जैसे सरदार ने इस बिखरे हुए देश को एकजुट किया था, वैसे ही आज समग्र देश को फिर से एक होकर जुट जाना है इस विराट गौरव निर्माण में। देश के 120 करोड़ लोगों के योगदान और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से ही सच होगा भारत का यह महान स्वप्न। इस लौह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा अर्पण करेंगे देश भर के किसान। हर एक गांव के किसान भेजेंगे अपने कोई न कोई कृषि औजार।
उन्हें गलाकर उनका उपयोग किया जाएगा स्मारक के निर्माण में। और ऐसे देश के 7 लाख गांवों के किसान सहभागी बनेंगे किसान पुत्र सरदार पटेल के सम्मान में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरदार के प्रिय विषय जैसे कि कृषि, जल व्यवस्थापन, पर्यावरण, बायोटेक्नोलॉजी, आदिवासी विकास जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए संशोधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। हाईटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स आदि संस्थाओं के निर्माण से यह विस्तार ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विकास स्मारक के साथ साथ आकर्षक पर्यटक क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। स्मारक के सामने 400 फीट की ऊंचाई पर होगी एक दृश्य दीर्घा, जहां से दिखेगा सरदार सरोवर बांध और आसपास के नैसर्गिक दृश्यों का आकर्षक नजारा। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विशेष आकर्षण होंगे मेमोरियल ऑफ विजिटर सेंटर, एग्जीबिशन गैलरी, श्रेष्ठ भारत भवन, कन्वेंशन एवं ट्रेनिंग सेंटर, एम्फी थिएटर, अंडर वाटर मत्स्य गृह और साउंड एंड लेजर शो जैसे टूरिज्म एवं मनोरंजन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम। समग्र तंत्र के द्वारा इस प्रोजेक्ट को विशेष ध्यान प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की रचना भी की गई है। इतने विशाल स्तर पर अमलीकृत होने वाले इस प्रोजेक्ट के अवलोकन के लिए विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण करने वाली कंपनी टर्नर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इंटरनेशनल बिडिंग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर शामिल किया गया है। पूर्ण होने पर यह प्रोजेक्ट कई क्षेत्रों में दुनिया के सामने हमारे देश की छवि बदल देगा, जो बनेगा न तो सिर्फ एक पर्यटन स्थल बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी, न तो सिर्फ एक विशाल प्रतिमा बल्कि एक विशाल स्वप्न भी, एक ऐतिहासिक निर्माण भारत के बीते कल और आने वाले कल को जोड़ने के लिए हमारे प्रिय सरदार को अर्पण। 120 करोड़ देशवासियों की एक श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो गुजरात की विकास यात्रा को फास्ट ट्रैक पर लाए हैं, ऐसे विकास पुरुष देश के इस क्षेत्र के इस पैमाने के सर्वप्रथम परिसंवाद के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके उद्घाटन प्रवचन के लिए। ये जो बीच में व्यवस्थापक हैं, ये कहीं जगह लीजिए, पीछे प्रतिनिधियों को तकलीफ होती होगी। व्यवस्था वाले मित्र जरा, आपकी कठिनाइयों का मुझे तुरंत अंदाज आ जाता है। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के हमारे साथी मंत्री श्री बाबूभाई बोखरिया, मंत्री श्री लीलाधर भाई वाघेला, बिहार से पधारे हुए मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, हिज एक्सेलेंसी डेनमार्क एम्बेसडर फेडरिक स्वेन, गोवा के प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन श्री डीपी खोलकर जी, भारत सरकार के कमिश्नर पशुपालन श्रीमान डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से जिनका ट्रस्ट बहुत काम कर रहा है, ऐसे जेके ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीमान विजयपत सिंघानिया जी, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वरेश सिन्हा जी,
वाटर रिसोर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, सहकारी क्षेत्र को संभाल रहे श्रीमान डीएच ब्रह्मभट्ट जी, मंचस्थ उपस्थित सभी महानुभाव और हिंदुस्तान के 20 से अधिक राज्यों से 200 से अधिक मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट से पधारे हुए पशुपालन और कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि बंधु भगिनी, मैं गांधी और सरदार साहब की इस धरती पर गुजरात के कोटि कोटि जनता की तरफ से हृदय से आपका मैं स्वागत करता हूं। जब आप गुजरात की श्वेत क्रांति के संबंध में सुनते हैं तो स्वाभाविक आपका मन करता होगा कि हम भी कुछ ऐसा अपने राज्य में, अपने गांव में करें। बारी बारी से अनेक राज्यों के डेलीगेशन यहां आते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में गुजरात ने क्या किया है, वाटर मैनेजमेंट में क्या काम किया है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या काम किया है, तो लगातार देश के कोने कोने से साइंटिस्ट हो, रूरल इकोनॉमी को जानने वाले लोग हो, आते रहते हैं। उसी में से एक विचार आया कि क्यों न हम देश के कोने कोने से लोगों को बुलाएं, हम उनसे विचार विमर्श करें। उनके पास जो अच्छा है वो गुजरात सीखना चाहता है। हमने आपको निमंत्रण दिया है, लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपको कुछ सिखाने के लिए बुलाया है। हमने आपको बुलाया है आपसे कुछ सीखने के लिए। हम आपके अनुभवों को जानना समझना चाहते हैं। आपने अपने अपने क्षेत्र में कौन से नए प्रयोग किए हैं, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण अर्थकारण के लिए, खेती के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में। और ये जब हम इतने विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें से जो उस मंथन में से हम सबको बहुत सी नई बातें जानने को मिलेगी। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के कारण, बेस्ट प्रैक्टिसेस के विषय में जानकारियों के कारण हमें आगे की दिशा में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पशुपालन के लिए क्या करना चाहिए, इसकी एक दिशा मिलेगी। उस अर्थ में शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में गांव के लिए, किसान के लिए, पशुपालक के लिए शायद ही इतना बड़ा समारोह देश में पहली बार हो रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में पार्टनर है। गुजरात सरकार तो एक प्रकार से यजमान है, वी आर होस्ट, हम एक कैटलिक एजेंट हैं, लेकिन अनेक संस्थाओं ने जो इस क्षेत्र से कई वर्षों से काम कर रही हैं, उन सबकी पार्टनरशिप के, उन सबके सहयोग से आज का ये समारोह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
इसकी चर्चा पिछले 2-3 दशक से हो रही है। और किसी भी देश को गति देने के लिए इस प्रकार की भावात्मक प्रेरणा की उपयोगिता भी होती है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न की भी जरूरत है, दूध की भी जरूरत है, पोषण के लिए अनेक व्यवस्थाओं की जरूरत है। और स्वाभाविक है, जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो जमीन का दायरा कम होता जाता है। 2 पीढ़ी के पहले जिस बाप के पास 20 एकड़ भूमि होगी, आज बेटों में बांटते बांटते वो 2 एकड़ हो गई होगी, 2 बीघा हो गई होगी। जमीन कम होती चली जा रही है। अब पशु की संख्या बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं? और क्या पशु की संख्या बढ़ा करके हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं क्या? और तब जाकर के हमें इन सारी आवश्यकताओं के, इन चैलेंजेस को मिटवित करने के लिए एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हमारे पुराने तौर तरीके से हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। उन बातों को कैसे किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए, इस पर बल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये बात सही है कि गुजरात ने इस क्षेत्र में एक प्रयोग किया है। यहां पर पशुपालन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, डेयरी उद्योग एक प्रकार का एक अच्छा सा नेटवर्क बना हुआ है। और उत्तरोत्तर वो आधुनिक भी होता जा रहा है, विकसित भी होता जा रहा है। राज्य के कोने कोने में पहुंचने का वो प्रयास भी कर रहा है। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल औरों को कैसे काम आ सकता है? उसी प्रकार से अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार कई प्रयोग किए हैं। कई वेटरनरी डॉक्टर्स ने प्रयोग किए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने प्रयोग किए हैं। इन सब का निचोड़ निकाल करके हम विकास की एक अवधारणा को तैयार कर सकते हैं। ये समय की मांग है कि सिर्फ पशुओं की संख्या बढ़ने से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हो सकता है हमारी समस्याएं बढ़ेगी। और तब जाकर के हमारे लिए आवश्यक है कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। हमारी गाय हो, हमारी भैंस हो, हमारी बकरी हो, हमारा ऊंट हो, जो भी दूध देने वाले पशु है, दूध की उत्पादकता कैसे बढ़े। अगर एवरेज एक पशु आज 2 लीटर दूध देता है तो 3 लीटर कैसे हो, 4 लीटर कैसे हो, 5 कैसे हो, 7 कैसे हो। अगर पशु के लालन पालन का खर्चा कम होगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो पशुपालक की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। इस एक बात को वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे आगे बढ़ाएं, और इसके लिए कुछ प्रयासों की आवश्यकता होती है। छूट-मूट प्रयोग तो बहुत चल रहे हैं और बड़े उपयोगी प्रयोग भी हैं, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता होती है नीति निर्धारकों के मन में एक आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उस रास्ते से हम परिणाम प्राप्त करके रहेंगे।
अगर नीति निर्धारकों के मन में दुविधा होती है, उन्हीं के मन में आशंकाएं होती हैं, उन्हीं के मन में भरोसा का अभाव होता है, तो न हम उस दिशा में चल पाते हैं, न मंजिल को देख भी पाते हैं। पहुंचने की बात तो बहुत दूर की रही। मैं हैरान था, भारत सरकार के नीति निर्धारक जो लोग हैं, उसमें से एक महाशय ने अभी कुछ दिन पहले कह दिया कि महात्मा गांधी का ग्राम राज्य का विचार इरिलेवेंट है, बेमतलब है। अगर नीति निर्धारकों की सोच ऐसी होगी कि भारत के विकास में गांव का महत्व नहीं है, पुरानी ग्राम्य संस्कृति का महत्व नहीं है, पुरानी ग्राम्य परंपराओं का महत्व नहीं है, तो मैं मानता हूं वो हिंदुस्तान को समझ नहीं पाए हैं। अगर यही लोग देश के निर्णय करेंगे तो गांव का क्या होगा? भाइयों बहनों, मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं, महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना महात्मा गांधी मौजूद थे तब था। यह विश्वास हमारे में होना चाहिए। और महात्मा गांधी की हर बात को अगर हम देखेंगे और खास करके ग्रामीण अर्थतंत्र के संबंध में देखेंगे तो हमें आने वाले कुछ सालों तक तो, कुछ दशकों तक तो समृद्धि की ओर जाने के नए रास्ते तलाशने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विश्वास होना चाहिए। लेकिन जिनके भीतर खुद पर भरोसा नहीं होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता है, वो औरों को भरोसा क्या दे सकते हैं? आज भी हम गांव में जाएं, वहां की बातचीत का दायरा क्या होता है? वर्षा, बारिश कब आएगी, प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, कैसी होगी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, कितना आत्मीय संबंध होता है उसका प्रकृति के साथ। और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जब जूझ रहा है, अगर गांधी को हम समझ लें तो ग्लोबल वार्मिंग के भी सारे जवाब, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सारे जवाब गांधी की हर बात से मिल जाते हैं, जो विश्व तलाश रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करते हुए, गांधी कभी विज्ञान के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी आधुनिकता के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी परिवर्तन के विरोधी नहीं थे। और इसलिए उस महापुरुष ने ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया है, वो आज भी उतना सशक्त है, उतना सामर्थ्यवान है और परिणाम देने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन उसकी पहली शर्त होती है, उन बातों पर हमारी आस्था हो, हमारा भरोसा हो। लेकिन अगर नीति निर्धारक ही पता नहीं कहां से कहां चल पड़े हैं, तो आप लोगों का क्या होगा, मेरे देश के किसानों का क्या होगा, मेरे देश के गांवों का क्या होगा, उन गरीब अबोल पशुओं का क्या होगा? मित्रों, चिंता सताती है। मित्रों, हमारे देश में मनुष्य के लिए भी हेल्थ कार्ड
ये अभी तो दूर का सपना दिखता है। पता नहीं इंसान के लिए हेल्थ कार्ड कब बनेगा, उस हेल्थ कार्ड से उसको सेवाएं कब मिलेगी, वो आरोग्य प्राप्त क्या करेगा। कई नए नए विचार आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, ये विषय अभी फाइलों में चल ही रहा है। मित्रों, आज मुझे गर्व से कहना है कि हमने एक बीड़ा उठाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर किसानों के पास जो पशु हैं, पशुपालक के जो पशु हैं, उन सबका हम हेल्थ कार्ड बनाएं। और हम लगातार मॉनिटर करें। अगर हम चाहें कि पशु के आरोग्य की परवाह न करे, जब तक देता रहे, दूध निकालते चले, मर जाए तो फिर वो जाने, उसका नसीब जाने, तो मित्रों स्थितियां बदलती नहीं है। और पशुपालक अपना बेटा बीमार हो तो पैसे खर्च करने के लिए 4 बार सोचेगा, लेकिन अगर पशु बीमार हो तो वो कर्ज करके भी उसको संभालने के लिए तैयार होता है। इतना वो पशु को प्यार करता है। मित्रों, ये जो उसके संस्कारों में है, वो एक हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को कैसे आगे लगाया जाए? भाइयों बहनों, हमने पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में पशु आरोग्य मेला ये अभियान चलाया है। हजारों की तादाद में हमने पशु आरोग्य मेले किए हैं। हमारे देश में भूतकाल में मेले लगते थे, लेकिन वो मेले वोट बैंक की राजनीति के लिए लगते थे। कर्ज माफ करने का मेला लगता था, किसानों को कर्ज देने का मेला लगता था, क्योंकि देने वाले को मालूम था कि इससे वोट आने वाला है। मित्रों, वोट के पीछे पागल लोगों ने पता नहीं प्रायोरिटी बदल दी। मित्रों, हम उनकी सेवा करते हैं जो कभी वोट देने जाने वाले नहीं है। पशु को वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को बदलना है तो उस पशु की भी सेवा करनी होगी, तब जाकर के देश का भला होगा। भले उसको वोट का अधिकार न हो या हो, हमारे लिए आवश्यक है। मित्रों, हम हजारों की तादाद में पशु आरोग्य मेला करते हैं और ये भी कैर करते हैं कि किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा चला करके ले जाना न पड़े। और आधुनिक से आधुनिक पशु आरोग्य की चिंता करते हैं। पिछले दिनों हमने हमारे डॉक्टरों को अमेरिका स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा। वो मित्र यहां आए हुए हैं, वो आपको सारी बातें बताएंगे। किस विषय में? कि पशु के सर्जरी के क्षेत्र में कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में गुजरात के वेटरनरी डॉक्टर पहले हैं जिनको इस प्रकार की ट्रेनिंग करने का हमने प्रयास किया और आज हमने उसको लागू किया। मित्रों, आज भी हिंदुस्तान के अनेक जिले ऐसे होंगे जिन जिलों में लेजर टेक्निक से, जिसमें रक्त नहीं बहता है लेकिन ऑपरेशन हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए भी हिंदुस्तान के कई जिलों में नहीं होगी। मित्रों, गुजरात में हम लोग कोशिश करते हैं कि पशु का ऑपरेशन बिना रक्त बहे लेजर टेक्नोलॉजी से कैसे हो, और हम उसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मित्रों, पशु के आरोग्य की जब चिंता करते हैं तब हमारे यहां आज भी कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहां मनुष्य के नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओज कैंप लगाते हैं। अनेक अनेक राज्यों से वहां डॉक्टर सेवा के लिए जाते हैं। हमारे यहां मेरे गांव में ही हमारे डॉक्टर द्वारकादास जोशी, डॉक्टर वसंत भाई परीख,
डॉक्टर मिहिर जोशी, ये बहुत ही डेडिकेटेड रहे। वो हिंदुस्तान के गरीब गरीब राज्यों में जाते थे, नेत्र यज्ञ लगाते थे और लोगों के कैटरेक्ट ऑपरेशन का काम करते थे, सालों तक करते थे, डॉक्टरों को सेवा के लिए ले जाते थे। हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे नागरिक होंगे जिनकी आंखों में दिखना बंद हो गया होगा, लेकिन बेचारे को कैटरेक्ट ऑपरेशन नसीब नहीं हुआ होगा। मित्रों, दर्द होता है जब ये सुनते हैं, जानते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद इंसान को भी इतनी पीड़ा। मित्रों, ये दर्द एक बात है, लेकिन हमने गुजरात में एक प्रयोग किया और भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, आनंद भी होगा, आश्चर्य भी होगा। गुजरात एक प्रदेश ऐसा है कि जहां पशु के भी नेत्रमणि का ऑपरेशन होता है। कैटल का कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, हम उसके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी हमें पशु बीमार होता है, खाना देते तो खाता नहीं है, धीरे धीरे दूध कम हो जाता है, हम छोटे मोटे प्रयोग करते हैं कुछ खा ले, लेकिन पता तक नहीं होता है कि कहीं उसके दांतों में दर्द हो रहा है। मित्रों, जैसे हमें दर्द होता है, हमें दांत में पीड़ा होती है, उस कैटल को भी दांत में पीड़ा होती है। और जब दांत में पीड़ा होती है तो उसकी पूरी दिनचर्या चरमरा जाती है। गुजरात में मित्रों, जब हम कैटल कैंप करते हैं तो हमारे पशुओं की हम डेंटल ट्रीटमेंट भी करते हैं। हमारे वेटरनरी डॉक्टरों को डेंटिस्ट के नाते भी काम करते हैं, उसके लिए हमने औजार खरीदे हैं, साधन लाए हैं। और उसके कारण मित्रों, पशु को के आरोग्य की छोटी छोटी चीजों को कैसे संभाला जाए, उस पर हम बल देते हैं और उसका एक परिणाम भी होता है। और दूसरा, इस बार हम जब पशु आरोग्य मेला करते थे तो हमने एक और विषय सोचा, क्योंकि आपने देखा होगा हर गांव में 2-4 पशु ऐसे होते हैं जिनको चलने की दिक्कत होती है, इनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होता है, हड्डी टूट गई है कहीं कोई, और उसके कारण अब फिर वो मालिक है मार करके दौड़ाता है, बात बनती नहीं, कोई तो उसकी चिंता करे। भाइयों बहनों, इस बार हमने जब पशु आरोग्य मेला लगाया तो उस पशु आरोग्य मेला में हम लोगों ने सारे पशुओं के जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम थे उसको हमने प्रायोरिटी दी। और जैसे आपकी हड्डी टूट जाए हाथ की और उसमें स्टील का प्लेट लगाते हैं डॉक्टर, मित्रों हम पशुओं को स्टील का प्लेट लगा करते हैं और उनको 6 महीने के अंदर चलते फिरते करने का संकल्प करके हम इन दिनों काम कर रहे हैं। मित्रों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार बनाने का काम मतलब, सरकार मतलब क्या, एक्ट बनाना। वो दिन रात यही कहते हमने ये एक्ट बनाए, ये एक्ट बनाए। देश को एक्शन चाहिए, एक्ट तो बहुत बनाए। और भाइयों बहनों, एक पशु के संबंध में इतनी संवेदनशील सरकार होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। मित्रों, आमतौर पर हमारे जीवन में भी अगर ज्यादा बाढ़ आ गई, ज्यादा ठंड आ गई, ज्यादा धूप हो गई, ज्यादा बाहर रहना, तो हम भी बीमार हो जाते हैं, छोटी मोटी कोई न कोई बीमारी हमें लग जाती है। मित्रों, ये कठिनाई पशु को भी होती है। अगर बहुत दिन बारिश रही, पशु को पानी में रहना पड़ा तो कोई न कोई बीमारी आ जाती है। मित्रों, इस पशु आरोग्य मेला लगातार करने के कारण, एक एक पशु को 10-10 साल तक लगातार फॉलोअप करने के कारण आज मित्रों मैं बड़े गर्व और आनंद के साथ कह सकता हूं, और जीव दया का उत्तम काम इसको मैं कह सकता हूं कि 122 डिसीज, 122 रोग इस लगातार केयर करने के कारण हमारे गुजरात में पशुओं को इन 122 रोगों से हमने पूर्णतः मुक्ति पाने में सफलता पाई है। अगर 122 डिसीज टोटली इरेडिकेट हो जाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पशु के स्वास्थ्य को कितना लाभ हुआ होता होगा। और उसके कारण हमारे कैटल्स, उनका स्वास्थ्य ठीक होने का सीधा परिणाम हमें दूध में मिला है। मित्रों,
हिंदुस्तान का, जैसे हमारे बाबू भाई बोखरिया बता रहे थे कि पूरे भारत का मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ सिर्फ 5% है। गुजरात इज एक्सेप्शनल केस जहां 7% है। ये बहुत बड़ा होता है मित्रों, बहुत बड़ा होता है। इतना ही नहीं मित्रों, पिछले 8-9 साल में ये लगातार मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है। और इन दिनों हमारे मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज करीब 65% से ऊपर गया है। 65% से ऊपर इंक्रीज हुआ है। मित्रों, ये पैसा सीधा सीधा गांव में जाता है, किसान के घर में जाता है। और हमारे यहां तो हमने एक और काम भी किया है। आमतौर पर हमारे देश में पशुपालन का काम माताएं बहनें करती हैं। पश्चिम के लोग मानते हैं कि भारत की महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ होती हैं, और यह हकीकत नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में पशुपालन का उद्योग अधिकतम ये हमारी माताएं बहनें संभालती है। बैठी हैं सारी बहनें हमारी, और जैसे बच्चे को संभालती हैं उससे ज्यादा वो अपने पशु को संभालती है। हमारे यहां तो गुजरात में पशुपालन में, दूध उत्पादन में सबसे अवार्ड जो जाते हैं महिलाओं को ही जाते हैं। महिलाएं बहुत ही मन से इस काम को करती है। और इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय किया हुआ है कि दूध का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट सीधा महिलाओं के नाम ही मिलेगा। पुरुषों के हाथ में वो पैसा नहीं जाता है। पता नहीं वरना दूध पीने के बजाय दूध के पैसों से क्या क्या पीना शुरू कर दे। मित्रों, गांव की आर्थिक व्यवस्था को बदलाने बारीक बारीक चीजों को हमने देखा है। और उन महिलाओं को एम्पावरमेंट कैसे हो, पशुपालक महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे हो, उसकी बारीकी से हमने ध्यान रखा है। और उसका परिणाम मिला है, उत्पादन बढ़ा है। और गांव के अंदर दूध बेचने से जो पैसा आता है उससे सबसे बड़ा इकोनॉमी को जनरेट करने वाला एक काम होता है, गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ता है। और जब गांव का परचेजिंग पावर बढ़ता है तो अपने आप इकोनॉमी का सर्कल बहुत तेज गति से चलने लगता है, उत्पादन भी बढ़ता है, रोजगार भी मिलता है। और गिरिराज जी जो पूरा एक क्रम बता रहे थे वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, पशुपालन के उस पूरे बात को हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान के इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अभी से सोचना पड़ेगा। 10 साल के भीतर भीतर हमने स्थितियों को पलटने का संकल्प करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो आवश्यकताएं होगी उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मित्रों, पश्चिम की पशुपालन की सोच अलग है, हिंदुस्तान की पशुपालन की सोच अलग है। वहां पर पशुपालन के साथ मीट की आवश्यकता ये प्राथमिकता होती है, मिल्क की आवश्यकता सेकेंडरी होती है। हमारे लिए मिल्क की आवश्यकता सबसे होती है और एकमात्र वही होती है। और इसलिए हमारे पशुपालन में और पश्चिम की दुनिया के पशुपालन का पालन में अलग अलग भाव रहता है। मित्र, बात सही है। इन दिनों मुझे आज ही किसी ने दिया कि हमारे भारत के पशु इसकी विशेषता क्या है, एशिया के पशु की विशेषता क्या है। ये जब विश्व के दूसरे देशों से सुनते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है। मित्रों, न्यूजीलैंड की लिंकन यूनिवर्सिटी उसके एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर केथ वुडफॉर्ड। उन्होंने एक बड़ा गजब का संशोधन किया है और उनका पेपर विश्व ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि पश्चिम की और यूरोपियन देशों की जो गायें हैं
उन गायों से मिलने वाला मीट हो या मिल्क हो, उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं, उससे डायबिटीज की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना और चेतना तंत्र से जुड़े हुए जो डिसीज होते हैं, उसकी संभावनाएं ज्यादा रहती है। और लिंकन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर केथ वुडफॉर्ड का कहना है, और उसको A1 कैटेगरी में, उस दूध को A1 कैटेगरी में रखा जाता है। उस वहां के पशुओं की सारी कैटेगरी को विश्व में जिस प्रकार से बांटा गया, A1 कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी A2 कैटेगरी है, जिसमें एशिया के कैटल्स को स्वीकार किया गया है, और मैं हिंदुस्तान की विशेष करके गिर गाय को प्राथमिकता दी गई है। मित्रों, उनका कहना है कि हिंदुस्तान की जो औलाद है, भिन्न भिन्न औलाद जो भी है, ये सभी इस प्रकार के रोगों के रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा रखते हैं। वो एक उसके अंदर मिल्क में उस प्रकार की ताकत रहती है कि उसके कारण स्वाभाविक रोग प्रतिकारक शक्ति इसमें ज्यादा होती है। हम कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जिस दिन दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि भारत के गाय के दूध की या भारत के पशुओं के दूध के अंदर इस प्रकार की एक एक्स्ट्रा ताकत रहती है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि पूरे विश्व के बाजार में हमारे मिल्क की कितनी कीमत बढ़ेगी। पूरी दुनिया खोजती आएगी कि भैया हमें तो हिंदुस्तान के पशुओं का मिल्क चाहिए, दही चाहिए तो वहीं से चाहिए, अगर बटर मिल्क चाहिए तो वहीं से चाहिए, पनीर चाहिए तो वहीं से चाहिए, बटर चाहिए तो वहीं से चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के। अब मित्रों, एक बहुत बड़ी संभावना पड़ी है। मैं तो चाहूंगा दिल्ली में बैठे हुए हमारे मित्र सारे इस पर सोचें, हमारी ये नेचुरल स्ट्रेंथ जो है उसका ब्रांडिंग कैसे हो, विश्व को आकर्षण हमारी इन बातों पर कैसे हो। और अगर हमारे पशु को इस प्रकार की मदद मिल जाए, दुनिया के बाजार में उसकी जगह खुल जाए, तो वो पशुपालन के काम में पूरी रुचि बनाएगा। और मैं देख रहा हूं मित्रों, इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। गुजरात के अंदर में कई ऐसे नौजवानों को मिला जो विदेशों में पढ़ करके आए हैं और आजकल नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने में लगे। मैं उनको पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? मैं हैरान था, एक नौजवान मुझे मिला, वो कह रहा था मैं तो गाय रखने वाला हूं और एक बहुत बड़ा तबेला खड़ा करने वाला हूं, एक बहुत बड़ा फार्म बनाऊंगा और गायों का लालन पालन करूंगा, दूध के उत्पादन के क्षेत्र में जाऊंगा और नजदीक के शहर को एक पैक दूध भेजने की मैं पूरी व्यवस्था खड़ी करना चाहता हूं। मित्रों, विदेश में पढ़ा लिखा नौजवान भी जो इस विषय पे पढ़ा नहीं है, उसको भी लगता है कि एक बहुत बड़े नए व्यवसाय की संभावनाएं पड़ी हैं, एक नए प्रोफेशन की संभावनाएं पड़ी हैं, नए उद्योग की संभावनाएं पड़ी हैं। और आज देश का पढ़ा लिखा आधुनिक जीवन जीने वाला, विदेशों में शिक्षा दीक्षा पाने वाला नौजवान भी उस दिशा में जाने के लिए उत्सुक हो रहा है। अगर ये संभावनाएं पड़ी हैं तो क्यों न हम। और मित्रों, जिन लोगों को आशंका होती होगी कि हो सकता है क्या, मित्रों गुजरात इज एग्जाम्पल, हो सकता है। हम दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हम पशुओं की केयर कर सकते हैं, हम पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकते हैं। एक बार हमारी प्लानिंग कमीशन की मीटिंग थी, पूरे पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन कर रहे थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि हमारे देश में ज्यादातर खेती कुदरत पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। हमारा किसान ईश्वर की कृपा से जीता है और देश में हर वर्ष 15-20% इलाका ऐसा होता है कि जहां भीषण अकाल होता ही होता है। कभी इस इलाके में अकाल होगा तो कभी उस इलाके में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अकाल की समस्या हमें ग्रस्त लेती है। और जब अकाल आ जाता है तो हमारा पशु का जो पूरा टाइम टेबल है 5 साल 10 साल के लिए चरमरा जाता है। खेती का जो पूरा टाइम टेबल होता है, खेडूत की अर्थ व्यवस्था का जो होता है, ग्रामीण अर्थ की व्यवस्था का होता है, वो सारा चरमरा जाता है। अब उस समय आप खेती के लिए तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसान को पानी की संकट हो, वहां खेती के लिए पानी शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन कम से कम हम हमारे
पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आग्रह किया था कि हिंदुस्तान को 2 या 4 या 6 जोन में बांट करके बहुत बड़े ग्रासलैंड विकसित करने चाहिए और वो बिल्कुल ही स्पेशली मॉनिटर्ड होने चाहिए। और कहीं पर भी अकाल होता है तो उस जोन से नजदीक में जो स्टेट को जरूरत हो, आप बहुत भरपूर मात्रा में अगर फोडर पहुंचाते हो तो आप हमारे इस महामूल्य धन की रक्षा कर सकते हो, उसकी हम चिंता कर सकते हैं। और मैंने ऑफर किया था कि हमारे बनने के ग्रास के लिए हम व्यवस्था करने के लिए तैयार है, हम उसकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार है। मैं आशा करता हूं कभी न कभी भारत सरकार हमारे सुझाव पर सोचे और हिंदुस्तान के अंदर 6 या 8 एग्रो जोन बना करके ये बड़े ग्रासलैंड तैयार किए जाए और हमारे पशुओं के लिए कभी भी कितना ही भीषण अकाल क्यों न हो, उसे घास की कमी न पड़े, हमारा पशु परेशान न हो, उसके लिए हम गारंटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। मित्रों, हमने तो स्पेशली पिछले दिनों हमारे यहां संभावना लगती थी कि बड़ा भीषण अकाल की, लेकिन बाद में आखिर में बारिश आई तो पानी का संकट हुआ, लेकिन उस प्रकार की भीषण अवस्था पैदा नहीं हुई। लेकिन हमने तय किया था कि हमारे यहां जो नर्मदा कैनाल है, उस कैनाल के बगल में जो जमीन होती है उसको हम ग्रासलैंड के लिए डेवलप करना चाहेंगे। अभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो 2 महीने के भीतर भीतर हम इस काम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था को हम विकसित करें तो हम ध्यान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात ने हमारे यहां पाटन में, शायद मैंने सुना कि कुछ किसान कल पाटन गए थे और पाटन जाकर के उन्होंने हमारा जो पाटन के अंदर हमने एक जो फ्रोजन सीमेंट स्टेशन खड़ा किया है उसको देखने गए थे। मित्रों, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है और पाटन के अंदर ये जो हमारा प्रयोग चल रहा है फ्रोजन सीमेंट सेंटर का, और उसके कारण आने वाले दिनों में अच्छी औलाद पशु की कैसे तैयार हो, उसको हम बहुत सफलतापूर्वक से आगे, वैसे हमारे सिंघानिया जी इस काम में बहुत काम कर रहे हैं। जीके ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने इस एक काम को इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है और एक एनजीओ की तरह वो कर रहे हैं। और मैं उनसे जब भी मिलता हूं तो वो इस बात को इतने गौरव और आनंद से कहते हैं, ऐसे उनको